पहले बोला खमीनी सरेंडर, सोचा कि दूसरे देशों की तरह खमीनी भी डर जाएगा, सीज फायर कर लेगा और फिर बातें होंगी नोबेल पीस प्राइज की और ट्रेड की। फिर उसको धमकाया गया कि ईरान, मेरा मन हुआ तो तुम्हारे ऊपर बड़ा सा हम बम गिरा देंगे, अब भी समय है, सुधर जाओ, तेहरान को खाली कर दो, अपने मौत को दावत मत दो। लेकिन जब ईरान ने ये सारी धमकियां सुनकर भी रुकने का मन नहीं दिखाया, उल्टा इजराइल के ऊपर बमबारी जारी रखा, बमबारी बढ़ा दिया, तो ट्रंप के भी सुर बदल गए और अब वो कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है, 2 हफ्ते बाद हम देखेंगे, अभी बमबारी जो करना है कर लो, 2 हफ्ते बाद मैं तुम्हें देखूंगा। Have a message directly from the president, and I quote, based on the fact that there's a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future, I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks. वहां इजराइल को ईरान हर रात गाजा बना दे रहा है और यहां ट्रंप जी बोल रहे हैं कि 2 हफ्ते बाद इस बारे में हम बातचीत करेंगे। दरअसल 2 हफ्ते वाला जो है फॉर्मूला, वो ट्रंप का फेवरेट जुमला है। किसी भी फैसले को टालने के लिए जब उनके पास सोल्यूशन नहीं होता है, 2 हफ्ते के ठंडे बस्ते पर वो बात चली जाती है। I think you're going to find some very interesting items coming to the forefront over the next 2 weeks. We'll be reporting back sometime over the next 2 weeks as to NAFTA. I'll be making a big decision on the Paris Accord over the next 2 weeks. We've got the plan largely completed and we'll be filing it over the next 2 or 3 weeks. We're having a big opening in 2 weeks. ट्रंप भी रंजे हुए खिलाड़ी हैं, लोगों की मानसिकता अच्छे से समझते हैं। 2 हफ्ता तो बहुत लंबा समय होता है चीजें भुलाने के लिए, लोग तो 1 हफ्ते में सब कुछ भूल जाते हैं। हमारे देश में देख लीजिए, 1 हफ्ते बाद एयर इंडिया का इतना भीषण क्रैश हुआ, हम सब कुछ भुला चुके हैं, अब हम आगे बढ़ चुके हैं। और इस अनकंडीशनल सरेंडर कर दो ईरान से, 2 हफ्ते बाद में ईरान तुम्हें देखूंगा, उसमें ट्रंप की भी काफी मजबूरियां छुपी हुई हैं। शायद उनके करियर की, उनके जिंदगी की सबसे बड़ी मजबूरी हमें अब दिख रही है। अब देखिए, टैरिफ वाले जो धमकी थी पूरी दुनिया को जो दी थी, उससे ट्रंप तो हल्के से पीछे आ गए, लोग उसको भूल भी गए, ट्रंप आगे भी निकल गए। लेकिन यहां कहानी बहुत ज्यादा मुश्किल है। एक तरफ वो डिप्लोमेसी, शांति चाहते हैं, ऑफिस पर इस शर्त पर आए थे कि अमेरिका को फिजूल के युद्ध में नहीं ढकेलेंगे, उन्हें पीस नोबेल प्लीज, उन्हें पीस माने नोबेल, उनको अरे माने उनको पीस से इतना प्यार है, वो पीस नोबेल इतना पसंद करते हैं पीस, कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने उन्हें यह बोल दिया कि भैया ट्रंप तो इतने महान है कि उन्हें नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध पॉपो ने जो रुकवा दिया, तो ट्रंप अंकल इतना खुश हुए कि व्हाइट हाउस में बुला लिया मुनीर को। वाह! अब दूसरी तरफ लेकिन एक न्यूक्लियर पावर है, मिडिल ईस्ट में है, जो पूरी दुनिया के लिए खतरा बना हुआ है, खून को प्यासा हुआ है, जंग की मांग कर रहा है, एक बार जेनोसाइड भी कर चुका है। अरे एडिटर, ईरान का मैप क्यों लगा रहे हो? ईरान क्या न्यूक्लियर पावर बना है? ईरान ने कभी जेनोसाइड किया है अभी तक? हां, इजराइल की बात हो रही है। वर्ल्ड पीस के लिए सबसे बड़ा खतरा अभी इजराइल बना हुआ है। वो ना ईरान और अमेरिका के बीच में ना कोई डील नहीं चाहता है, कोई शांति नहीं चाहता है। डील की बात हो रही थी, सबको मालूम है, उसने खत्म कर दिया। ईरान के चीफ निगोशिएटर को ही टारगेट कर दिया। हालांकि अभी खबर आ रही है कि शायद वो चीफ निगोशिएटर अपने जान बचाकर बच लिए हैं। लेकिन ईरान ने जब बदले में, जब न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए, निगोशिएटर मारे गए, उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अटैक हुआ, तो ईरान ने जब इजराइल पर उल्टा हमला किया, तेल अवीव का 1/3 हिस्सा तबाह कर दिया, फिर यूएसए जगकर कहता है कि नहीं, ये नहीं कर सकते हो, वापस आओ, नेगोशिएटिंग टेबल पर वापस आओ, जिस टेबल पर ईरान पहले से ही था मारे दिए जाने से पहले। साथ ही ट्रंप ने अल्टीमेटम भी दिया है ईरान को कि 2 हफ्ते के अंदर अगर तुम लाइन पर नहीं आए, फिर हम डंडे बरसाने शुरू कर देंगे। इस पूरी कहानी में राहत की बात बस इतनी है अभी के लिए कि कम से कम अमेरिका अगले 14 दिनों के लिए जंग में नहीं कूद पड़ रहा है। अब इसके बाद क्या आएगा उसकी गारंटी नहीं है। मतलब ट्रंप आज बहुत ही ज्यादा रिलक्टेंट तो दिख रहे हैं मिडिल ईस्ट क्राइसिस में कूदने के लिए, अपने आप को इन्वॉल्व करने के लिए। लेकिन याद रखिए, उनकी मर्जी हर जगह नहीं चलती है, क्योंकि दूसरे तरफ अमेरिका का असली पॉपो है जिसका नाम इजराइल है। हर कोशिश अभी की जा रही है कि बस अमेरिका एक स्ट्राइक कर दे ईरान में और इस वॉर में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाए। ट्रंप ने अपने लिए कुछ दिनों की मोहलत तो जरूर खरीद ली है, लेकिन उनके अपने ही पार्टी के लोग उनसे खासा नाराज हैं कि ट्रंप इजराइल को खुलेआम सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, अपने पॉपो को क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं और ईरान का काम तमाम क्यों नहीं कर रहे हैं। व्हाई इज ही नॉट फिनिशिंग ऑफ द वर्क? माने एक बड़ा सा बॉम्ब हो सकता है तो न्यूक्लियर बॉम्ब भी एक डाल दो, ईरान को खत्म कर दो। अब बताइए, अमेरिका के बटे हुए पॉलिटिक्स में, खासकर कि जब इलेक्शन से पहले हमने देखा कितना बटा हुआ अमेरिकन पॉलिटिक्स है,
एक मुद्दा है अमेरिकन पॉलिटिक्स में जहां यूनिटी है, बाई पार्टीजन यूनिटी है, जहां सेनेटर, कांग्रेसमैन, टॉप ऑफिशियल, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, डेमोक्रेट हो, रिपब्लिकन हो, इजराइल के मामले में एक साथ होते हैं और इजराइल का जो स्ट्राइक है ईरान के ऊपर, उसको सब सपोर्ट करते हैं। यूएस पॉलिटिशियंस में इजराइल भक्ति इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि टीवी डिबेट्स हो, इंटरव्यूज हो, पॉडकास्ट हो, सारे जगह आम बेइज्जती होने के बावजूद इजराइल का गुणगान करने से ये नेतागण रुक नहीं रहे। इनमें से सबसे टॉप में नाम आता है इन साहब का, सेनेटर टेड क्रूज। बीते कुछ दिनों में काफी वायरल हुए हैं ये। I came into Congress 13 years ago with the stated intention of being the leading defender of Israel in the United States Senate. Right. And I've worked every day to do that. एलो कल्लो बात है। यूएस कांग्रेस में हमने सोचा था लोग आते हैं, सेनेट पे लोग आते हैं संविधान का, अपने देश को डिफेंड करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड करने के लिए। यहां तो अलग ही गेम चल रहा है, किसी और देश को डिफेंड करने के लिए आप अमेरिकन पॉलिटिक्स में एंटर करते हो। How many people live in Iran, by the way? I don't know the population. You don't know the population of the country you seek to topple? Okay, what's the ethnic mix of Iran? They are Persians and predominantly Shia. Okay, this is cute. It's not even, you don't know anything about Iran. You're a senator who's calling for the overthrow of the government, and you don't know anything about the country. अरे भाई टकर, टेड क्रूज को ईरान के पॉपुलेशन के बारे में, जनसंख्या के बारे में और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है। इस सब के बारे में सब ईरान जानता है। उनका बस काम है, क्रूज का काम है यूएस के बॉम्ब्स भिजवाना, वहां क्रूज मिसाइल भिजवाना, बाकी काम फिर इजराइल देख लेगा। और इससे पहले कि आप सोचो कि अरे ये टेड वेड एक दो ऐसे नेता होंगे, कुछ एक्सट्रीमिस्ट नेता होंगे जो इजराइल को सपोर्ट करते हैं, मैं आपको यह बता दूं कि खुले आम अमेरिका में पार्लियामेंट में जिस तरीके से दूसरे देश की जो एक सपोर्ट होता है, पैरवी होती है, वो शायद ही किसी और डेमोक्रेटिक देश में हमें दिखने को मिले। Be all in, Mr. President, in helping Israel finish the job, and let's see where we're at after we neutralize their nuclear program. President Trump, you've been great. Help Israel finish the job. Give them bombs, fly with them if necessary. ये है यूएस कांग्रेसमैन रैंडी फाइन। नेतन्याहू के लिए इतने रैंडी हैं ये भाई साहब कि अमेरिका के पार्लियामेंट में बैठे हुए इस तरीके से बात कर रहे हैं जैसे नेतन्याहू भगवान हो। और ये सब तो कुछ भी नहीं, आगे सुनिए। House has introduced legislation that I'll introduce today in the Senate that would force the administration's hand to provide critical weapons to Israel, repeal Joe Biden's arms embargo on Israel, and if they don't, it would withhold salaries from the officials at the Department of State and the Department of Defense who are implementing these policies. मतलब ये भाई साहब ऐसा कानून लाना चाहते हैं जो इजराइल को क्रिटिकल वेपन सप्लाई करने का अमेरिका सरकार का मैंडेट बना दे, ड्यूटी बना दे, और अगर कोई भी ऑफिशियल इस सप्लाई को रोकने की हिमाकत करता है तो कानून के तहत ऑफिशियल्स की सैलरी डिडक्ट की जाएगी। इनका तो बस चले तो ये तो फांसी में भी चढ़ा दे। अगर ये सब आपके लिए अचंभा लग रहा हो तो इस छोटे से एक्सपेरिमेंट को देखिए, जहां यूएस लॉ मेकर से एक सिंपल सा सवाल पूछा गया, आपको अमेरिका के लोगों की ज्यादा परवाह है या इजराइल की लोगों की? याद रखिए, ये अमेरिकन पॉलिटिशियंस हैं, चुने हुए लोग हैं जिन्हें पार्लियामेंट भेजा गया है। Who do you care about more, the American people or Israel? The American people or Israel, sir? Who do you care about more, the American people or Israel? No answer? Who do you care about more, the American people or Israel? American people or Israel, sir? Who do you care about more, the American people or Israel? No answer? चलिए, ये बात तो साफ हो गई कि महा इजराइल भक्ति चल रही है अमेरिका में। अपने लोगों की भक्ति उतनी नहीं हो रही है जितना इजराइल के लोगों की हो रही है। लेकिन सवाल आता है, ऐसा कैसे हो गया अमेरिकन पॉलिटिक्स में, जो कि एक एडवांस डेवलप्ड डेमोक्रेसी जानी जाती है, बोली जाती है? ऐसा क्यों है कि हम देख रहे हैं एक नहीं, दो नहीं, एक्सट्रीमिस्ट नहीं, लेकिन सैकड़ों ऐसे लीडर्स, एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट, इन्फ्लुएंसर्स, ऑफिशियल्स खुले आम आंख बंद करके, मुट्ठी खोल करके इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। यहां तक कि अपने देश के सोल्जर, अपनी इकोनॉमी, अपने हेल्थ केयर, अपने रिसोर्सेस को ताक पे रख के, दांव पर लगाकर यह बोल रहे हैं कि इजराइल को एक खरोच, 7 समुद्र पार बैठे इजरायली को एक भी खरोच नहीं आनी चाहिए। ऐसा क्या जादू किया है इजराइल ने अमेरिका और अमेरिकन पॉलिटिशियंस पर? और बता दूं कि यह जादू आज से नहीं बल्कि पिछले 70 सालों से चला आ रहा है, कल्टीवेट किया जा रहा है। पहले तब भी थोड़ा सा यह जादू कम हुआ करता था, लेकिन बीते 20-30 सालों में तो मानो अमेरिकन कांग्रेस में लोग अमेरिकन के लिए कम और इजरायलीज के लिए ज्यादा काम कर रहे हैं। मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं। वेल, ऑब्वियसली एक स्ट्रेटेजिक कारण है।
सालों से, और यह शुरुआत है कि अमेरिका सस्ते तेल की वजह से मिडिल ईस्ट में लड़ाई करवाता आया है, रजीम चेंज करवाता आया है, जिसके वजह से ऑलमोस्ट सारे ही मिडिल ईस्ट के देशों में अलग अलग समय पर अलग अलग कारणों की वजह से, खतरे की वजह से अमेरिका ने अटैक किया है, रजीम चेंज किया है, जिससे अमेरिका से भी काफी लोग वहां नफरत करते हैं। ऐसे में उन्हें बस एक सहारा मिला तब इजराइल का, जो अमेरिका की तरह ही एक कोट अनकोट प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसी था, जो फ्रीडम, ह्यूमन राइट्स समझता था, फ्री विल, फ्री इकोनॉमी की बातें जानता था और इसे प्रमोट करना चाहता था। साथ ही साथ एक साइंटिफिक टेम्परामेंट भी लाता था, जो इस एरिया में काफी कम मिलता था अमेरिका को। तो ऐसे स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रीजनल एलाई को, लाइक माइंडेड पार्टनर को उन्होंने सपोर्ट करना शुरू किया। लेकिन धीरे धीरे यह पार्टनरशिप वही हुआ, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप बन गया। यूएस पार्टनरशिप मिलते ही इजराइल ने धीरे धीरे अमेरिका के अंदर अपनी इंफ्लुएंस बढ़ाना शुरू कर दिया। लोअर लेवल काउंसिल इलेक्शन से धीरे धीरे लेकर कांग्रेशनल, सेनेट, यहां तक कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को इंफ्लुएंस करने लगा इनके पैसे। हैवी इलेक्टोरल फंडिंग आने लगा। आज के दिन में अमेरिकन इजरायली पब्लिक अफेयर्स कमिटी यानी एपैक जैसे लॉबिंग ग्रुप्स का अमेरिका में बहुत जबरदस्त तरीके से होल्ड है। एपैक जैसे ग्रुप्स के थ्रू इजराइल हर साल अमेरिकन इलेक्शंस में मिलियंस ऑफ डॉलर्स इंजेक्ट करता है टेड क्रूज और टॉम कॉटन जैसे सेनेटर्स माने अपने पालतू को इलेक्ट करवाने के लिए। Mossad effectively has determined U.S. policy for decades, and Trump is falling into line. We know that our foreign policy is governed by a deep state apparatus, the CIA, Mossad, MI6. अपने आप को लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड कहलाने वाला, डेमोक्रेटिक लाइट दिखलाने वाला अमेरिका में इलेक्शंस कितनी गंदी तरीके से होती हैं और फंडिंग के कितने गंदे सोर्सेज होते हैं, इस बात का अंदाजा भी लगाना काफी मुश्किल है। और अंत में होता यह है कि फंडिंग जो करता है उसके लिए ये पॉलिटिशियंस काम करते हैं। फंडिंग तो सिर्फ एक पार्ट है, ये अमेरिका को इजराइल का जो कंट्रोल है वो सिर्फ एक पार्ट है। भूलिएगा मत, आज के डेट में बड़ी बड़ी कंपनीज, गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन चेज, ब्लैक रॉक, इलियट, डीई शॉ, पेपैल जैसे कई टॉप अमेरिकन फर्म्स हैं जो डायरेक्ट या इनडायरेक्टली जूइश कंट्रोल से होते हैं। यह कंपनी अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का एक बिग मनी कंट्रोल करती है, और एक जूइश कनेक्शन होने के वजह से सालों से इन कंपनीज पर प्रो इजराइल लॉबिंग की फंडिंग करने के एलिगेशंस लगते आए हैं। लेकिन इन कंपनीज को कोई छू नहीं पाया है, इनका होल्ड इतना स्ट्रांग है पूरे सिस्टम पर। एंड इन द एंड ये सब जो पैसा आ रहा है डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, सपोर्ट, और जो दूसरे को दबाया जा रहा है, याद रखिए फंडिंग तो एक होता है, दूसरे को डिस्क्रेडिट करना, दूसरे के कैंपेन को हराना, ये एक और जो खतरनाक गेम है अमेरिका में खेला जाता है। तो इतना पैसा लगाने के बाद मिलता क्या है? ये जो लॉबिंग है ना, ये सिर्फ एक व्हाइट वॉश टर्म है सिस्टमैटिक करप्शन के लिए। भाई जैसे इलेक्शन में पैसा दो, कॉन्ट्रैक्ट लो, जैसा हमने यहां देखा है, उसी तरीके से ये सिस्टम्स होती हैं। एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होती है, इलेक्टोरल फंडिंग होती है। बिग मनी के अलावा याद रखिए सालों से कंस्पिरेसी थियरिस्ट ने यह भी बोल के रखा है कि अमेरिका किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है बाय इजरायली इंटरेस्ट इंक्लूडिंग मोसाद। अब कंस्पिरेसी थियरीज हम देशभक्त पर जनरली बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन आज जिस तरीके से अमेरिका इजराइल के तलवे चाट रहा है, उसके सामने अपने आप को सरेंडर कर रहा है, कुछ ना कुछ तो कंस्पिरेसी थियरीज माननी पड़ेंगी कि कैसे यूएस ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग द प्रेसिडेंट, उनके ऊपर डर्ट इकट्ठा करना भी मोसाड का काम होता है। इसमें आइडेंटिफाइड लीडर्स के सारे काले करतूतों की जांच करता है इजराइल, काले चिट्ठे अपने पास लाता है, बैक चैनल से फिर ब्लैकमेलिंग भी शुरू करता है। इस ब्लैकमेल रिंग में सबसे बड़ा अभी रीसेंट नाम जो आया है वो है जेफरी एप्स्टीन का। कंस्पिरेसी थियरिस्ट का मानना है कि एप्स्टीन खुद ही एक मोसाद स्पाई या कम से कम मोसाद के लिए काम कर रहा था, जिनका काम था बड़े बड़े अमेरिकन बिजनेसमैन, पॉलिटिकल लीडर्स को हनी ट्रैप में फंसाना, उनसे इलीगल काम करवाना, उन्हें वीडियो पर रिकॉर्ड करना। आज सोशल मीडिया पर लोग स्पेक्युलेट कर रहे हैं कि इजराइल का ट्रंप के ऊपर जो आज कंट्रोल हमें दिख रहा है, कि उन्हें किस तरीके से वॉर की तरफ ढकेला जा रहा है, वो पॉसिबल इसलिए है क्योंकि ट्रंप खुद एप्स्टीन फाइल्स में शामिल हैं, उनका नाम शामिल है और मोसाद के पास उनके काले चिट्ठे मौजूद हैं। क्योंकि अगर ट्रंप को अदरवाइज वॉर से मना करना होता तो वो पहले ही मना कर चुके होते। अब आप बोलोगे कि ये तो आप एक्सट्रीम केस की बात कर रहे हो जहां मोसाद एक अमेरिकन प्रेसिडेंट को कंट्रोल कर सकता है। ये तो एक्सट्रीम कंस्पिरेसी हो गया कि मोसाद ऐसा कोई डायरेक्ट एक्शन ले सकता है अगेंस्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द वर्ल्ड।
लेकिन मोसाद ने ये सारे काम किए हैं, कम से कम एलिगेशंस तो ऐसे ही हैं। मोसाद का सबसे डायरेक्ट एक्शन जो कंस्पिरेसी थ्योरीज कहती हैं, सबसे फेमस केस उसका है जॉन एफ कैनेडी का असैसिनेशन। नवंबर 1963 अमेरिका के डैलस शहर में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इस असैसिनेशन से ठीक पहले कुछ महीनों में यूएस लगातार इजराइल पर प्रेशर बना रहा था कि वो अपने सीक्रेट न्यूक्लियर प्लांट, स्पेशली दिमोना प्लांट का डिटेल्ड और ट्रांसपेरेंट इंस्पेक्शन कराए। दरअसल 1960s में इजराइल और फ्रांस के बीच में एक सीक्रेट डील साइन होता है, जिसके तहत फ्रांस इजराइल को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करता है, रिएक्टर सेटअप करने में मदद करता है। ऊपर से यह डील बस एक पीसफुल सिविलियन यूज ऑफ पावर प्लांट्स का डील था, लेकिन इस डील का एक और सीक्रेट एस्पेक्ट था, प्लूटोनियम इनरिचमेंट एंड सेपरेशन, जिसका अल्टीमेट एम था इजराइल को एक न्यूक्लियर स्टेट बनाना। तत्कालीन राष्ट्रपति कैनेडी हरगिज नहीं चाहते थे कि दुनिया में, खासकर की दुनिया के मिडिल ईस्ट में, वॉलेटाइल मिडिल ईस्ट में कोई भी न्यूक्लियर पावर स्टेट बने। इसीलिए उन्होंने सालों से इजराइल पर दबाव बनाना चाहा। अब फ्रीक्वेंट इंस्पेक्शंस की जिद के आगे इजराइल को कम से कम यह बात माननी तो पड़ी, झुकना तो पड़ा। अल्टीमेटली इजराइल ने इंस्पेक्शंस तो अलाउ कर दिए, लेकिन जल्द ही प्रेसिडेंट कैनेडी की सरेआम हत्या कर दी गई। इस असैसिनेशन और उसके इन्वेस्टिगेशन और आज तक अमेरिका में कई सवाल छोड़ चुके हैं। एक कंस्पिरेसी थियरी की माने तो सीधा मोसाद भी इसमें इन्वॉल्व था, क्योंकि कैनेडी को इजराइल का न्यूक्लियर राज पता चल गया था, इसीलिए मोसाद ने उन्हें रास्ते से हटा दिया। हालांकि वी स्टिल डोंट नो द फुल पिक्चर, लेकिन कुछ तो यकीन से कह सकते हैं कि कुछ गड़बड़ जरूर थी, कोई लोन गनमैन का केस यहां नहीं था। कैनेडी की मौत के बाद भी इजराइल ने अपने दिमोना साइट पर इंस्पेक्टर्स को आने तो दिया, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार यूएस इंस्पेक्टर्स को उस फैसिलिटी में कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिलता है। फाइनली इजराइल के पास 1967 में कुछ बॉम्ब्स बनाने जैसा मटेरियल, न्यूक्लियर मटेरियल आ जाता है, लेकिन इजराइल ने कभी भी इस बात को ओपनली डिक्लेयर नहीं किया। आज इजराइल ईरान को ठीक उसी तरीके से न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से रोकने की कोशिश कर रहा है। फर्क बस इतना है कि सालों से IAEA इंस्पेक्टर्स ईरान में जाते आए हैं और उन्हें ईरान का न्यूक्लियर पावर बनना अभी तक उसके कोई ठोस संकेत नहीं मिले हैं। 1969 में अमेरिकन प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन और इजराइल के बीच में एक सीक्रेट अग्रीमेंट साइन होता है, जिसके बाद यूएस हमेशा के लिए इजराइल में न्यूक्लियर वेपन्स होने के सवाल पर शांत हो जाता है, यह सवाल पूछना ही बंद कर देता है। लेकिन उसके बाद भी इंटेलिजेंस हमें यह दिखाती है कि यूएस कन्विंस था कि इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, लेकिन ऑफिशियली कभी इस बात को माना नहीं गया है। अभी बीते कुछ सालों में कुछ और फाइल्स डिक्लासिफाई हुई हैं, जिसे डिटेल से पता चलता है कि कैसे इजराइल ने बड़े चालाकी से अपने न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटीज को यूएस इंस्पेक्टर से छुपा के रखा था, कैसे इजराइल ने यूएस इंस्पेक्टर्स के नाक के नीचे एक बॉम्ब बना लिया और किसी को पता नहीं चला। शायद इसीलिए आज इजराइल IAEA के इंस्पेक्टर्स को उतना ट्रस्ट नहीं करता है। उसे लगता है कि अगर उसने यह काम कर लिया है तो ईरान भी चुपके सक्सेसफुली एक न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेगा। इजराइल को पता है कि यह करना पॉसिबल है, उसने यह काम किया है तो वो काम ईरान भी कर सकता है। तो IAEA इंस्पेक्टर्स की आंखों में धूल झोंकना पॉसिबल है या नहीं, इजराइल से अच्छा और कौन जान सकता है। आज मिडिल ईस्ट में अगर शांति बहाल करनी है तो सबसे पहले इस न्यूक्लियर रेस को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि आज इजराइल कल कोई और जरूर ये न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, हो सकता है कोई मिलिटेंट ग्रुप इस न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को पाना चाहेगा। आज ट्रंप फिलहाल तो इजरायली प्रेशर ग्रुप्स के सामने डट कर खड़े हैं, क्योंकि ट्रंप को भी मालूम है कि एक बार मिडिल ईस्ट में फंस गए तो लंबा फंसेंगे। और फिर रशिया, चाइना, इनके तेवर क्या होंगे? क्या ये ओपनली ईरान के सपोर्ट में आ जाएंगे? तो ईरान पर बॉम्ब गिराने का मतलब है, बाय द वे, नोबेल पीस प्राइज भी हाथ से गया। इसीलिए कई एक्सपर्ट्स ट्रंप को कह रहे हैं एक नायाब तरीका है इस मामले को सुलझाने का, मिडिल ईस्ट में शांति बहाल करने का, ईरान और इजराइल के बीच में एक समझौता करा दो, उनको टेबल पर लाओ, निगोशिएशन करो, समझौता करा दो। ना ईरान ना इजराइल, किसी के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होगा, दोनों को डिसआर्म करना होगा, शांति पक्का मिडिल ईस्ट में, नोबेल पीस प्राइज भी पक्का ट्रंप अंकल के लिए। ओनली प्रॉब्लम ट्रंप के जो असली पॉपो हैं इजराइल, वो इस बात से ज्यादा खुश नहीं होंगे, वो इसे जोक मानेंगे और बहुत ही भद्दा मजाक मानेंगे। ट्रंप पहले ही, याद रखिए, एक बार बाल बच गए थे एक असैसिनेशन अटेम्प्ट से, अगली बार शायद ना बच पाए। और मान लीजिए कि अगले 2 हफ्तों में ये जो इजराइल की लॉबी है ये ट्रंप को फोर्स करती है कि ईरान पर आप बम गिरा दें, कुछ बड़ा हरकत कर दें, तब भी अमेरिका में एक और नई प्रॉब्लम अब आ गई है। इतने बार
इतने बार केमिकल, न्यूक्लियर, ये जो अटैक होने वाला है, हम खतरे में हैं, ये फॉर्मूला इतना पुराना हो चुका है कि अब अमेरिकन लोग भी अब ऊब चुके हैं, पूछ रहे हैं कि भाई इजराइल के लिए हम क्यों मरें। जब उन्हें पता चल गया है कि इजराइल को कितना टैक्स पेयर का पैसा जा रहा है, तो उनके दिमाग के सर्किट उड़ रहे हैं। अमेरिका में हेल्थ केयर को लेकर इतना ज्यादा क्राइसिस है, इकोनॉमी को लेकर इतना क्राइसिस है, इन्फ्लेशन को लेकर इतना क्राइसिस है। यूएस एड अमेरिका ने बंद कर दिया पैसे बचाने के लिए, लेकिन अब कह रहे हैं कि भाई कि वो ईरान बने, वो जो इजराइल एड है उसको कब बंद करोगे। एक और सिग्निफिकेंट चीज हो रही है अमेरिका में। मेन स्ट्रीम मीडिया को तो एपैक खरीद सकती है, लेकिन जो सोशल मीडिया पर लोगों का विश्वास बना है, इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर्स पर जो विश्वास बना है और वहां जो कमेंट्री हो रही है, उससे एपैक का जो खेल है, ये इजरायली लॉबी का जो खेल है ना, वो दुनिया के सामने अब आ चुकी है, अमेरिकन के सामने आ चुकी है। मेन स्ट्रीम मीडिया अब कॉन्वर्सेशन को कंट्रोल नहीं कर पा रही है अमेरिका में। अमेरिका इजराइल को कितना बिका हुआ है अब ये सबको दिख रहा है। भाई होना यह था कि इजराइल अमेरिका का पालतू होना था, लेकिन एंड रिजल्ट यह हुआ है कि अमेरिका इजराइल का पालतू बनकर रह गया है। सच है कि ईरान भी दूध से धुला नहीं है। हुतीज, हमास, हिजबुल्लाह जैसे प्रॉक्सीज को उसने भी सपोर्ट किया है, उन्हें ग्रो किया है, अपना दबदबा रीजन में बनाया है। ठीक जैसे अमेरिका ने भी इजराइल को एज अ पालतू पहले बनाया था, मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा बनाने के लिए, अपना बेस रखने के लिए इजराइल को सपोर्ट किया था। लेकिन अब वो घर में सिचुएशन कैसे बदल गई, पालतू मास्टर बन गया, यह अपने आप में एक मजेदार खेल है। ईरान आगे जाकर यह युद्ध हारेगा या नहीं यह तो पता नहीं, लेकिन अमेरिका के लिए यह हारी बाजी ऑलरेडी बन रही है, क्योंकि सबसे पहले तो उसका चहीता इजराइल, उसकी अच्छे से पिटाई हो रही है। इजराइल ने कभी सोचा नहीं था कि इस तरीके से बैलिस्टिक्स उसके ऊपर आ जाएंगे और ईरान इतने जोर से अटैक करेगा। उसके ऊपर दूसरी हारी, अमेरिका जैसे विशाल देश को, ट्रंप जैसे महान प्रेसिडेंट को एक अनंत युद्ध में इजराइल ढकेलने की कोशिश कर रहा है। सबको यह दिख रहा है। यह अमेरिका खुद नहीं चाहता है, यह इजराइल चाहता है। अब अमेरिका इजराइल के इशारों पर नाचेगी, कब तक नाचेगी, कितना नाचेगी, यह देखना बाकी है। लेकिन जो दिख रहा है वो यह है कि हिपोक्रेसी की भी सीमा पार हो चुकी है और अमेरिका की गुलामी की भी एक सीमा होती है भाई।